नमस्कार आदाब, मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठक में महाराष्ट्र चुनाव पर मंथन किया। साथ ही कांग्रेस में बड़े बदलाव की वकालत भी की। खड़गे ने कहा कि पार्टी मजबूत करने के लिए ऊपर से नीचे तक बदलाव की जरूरत है। जमीनी स्तर से लेकर एआईसीसी तक बदलाव लाने होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं में एकता की कमी है और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से पार्टी को नुकसान हुआ है। इस पर सख्त अनुशासन की जरूरत भी है, यही कहा खड़गे साहब ने। अब जवाबदेही भी तय करनी होगी। खड़गे ने कहा कि राज्यों के चुनाव में स्थानीय मुद्दे उठाना जरूरी है। कब तक राष्ट्रीय मुद्दों पर नेता राज्य चुनाव लड़ते रहेंगे। तो अब मुद्दा ये भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का इशारा किसकी तरफ है। अध्यक्ष भले ही खड़गे हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी के हर फैसले में राहुल गांधी की छाप जरूर दिखती है। तो क्या अब राहुल से भरोसा उठ गया है? मुकाबला में आज 4 सवाल खड़गे के मशवरे पर है। पहला सवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरफ इशारा किया है? राहुल गांधी में सबसे बड़े नेता, क्या खड़गे का इशारा राहुल गांधी की तरफ था? क्या कांग्रेस को केंद्रीय नेतृत्व डुबा रहा है? खड़गे क्यों कह रहे हैं कि क्षत्रपों को तरजीह देने की ज़रूरत है? खड़गे क्यों इस पर सवाल उठा रहे हैं कि बदलाव की भी बहुत ज़रूरत है? हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं आरपी सिंह साहब, भाजपा के प्रवक्ता हैं, प्रदीप भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, पंकज श्रीवास्तव कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हैं, विनोद अग्निहोत्री जी यहाँ पर हैं और रशीद किदवई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे शुरुआत करूँगी पंकज श्रीवास्तव जी। ये जो मशवरे हो रहे हैं, बहुत ज़रूरत थी इस मशवरे की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी आपकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, अगर वो डिसीजन लेती है तो बहुत अहम और ज़रूरत है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो भी कहा वो डायरेक्शन एक ही तरफ था। तो इसको किस तरह से जो हम लोग देख रहे हैं, क्या सही देख रहे हैं? नहीं मारिया जी, बहुत अदब के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने जो पढ़ा है और जिस तरह की अभी बातें कही हैं वो बिल्कुल एकदम ठीक है। पत्रकार हैं, आपका अधिकार है, आप अपने तरीके से व्याख्या कर सकती हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष एक सबसे बड़ी शक्ति होती है। कांग्रेस का जो पद है, अध्यक्ष पद का, इतना ताकतवर पद दूसरा शायद ही किसी पार्टी पे होता हो। और मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे सबसे बड़े नेता हैं। वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने आज़ादी के पहले का भी समय देखा है, खुद गुजरे हैं उस तकलीफ से जो बंटवारे के दौर में हुआ, और लगातार एक गांधीवादी मूल्यों पर राजनीति करते हुए कांग्रेस पार्टी में चुनाव लड़के अध्यक्ष पद पर हैं जी। और उन्होंने जो कहा है वो अपनी टीम को, जैसे सेनापति होता है, वो अपनी टीम के बारे में बात करता है कि हमारे यहाँ कहाँ कहाँ कमजोरी है, इसको हमें देखना होगा। उन्होंने कहा कि आप केंद्रीय नेतृत्व या केंद्रीय जो मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनके आधार पर आप सोचें कि राज्य में आप वहाँ के मुद्दों पर संघर्ष नहीं करेंगे, सिर्फ केंद्रीय या राष्ट्रीय मुद्दों पर राज्य का चुनाव आप जीत लेंगे, तो ये कमी की बात है। केंद्र के नेता वो जो राज्यों के फैसले क्यों कर रहे हैं? अगर आपके सेंट्रल कमेटी ही बैठकर राहुल गांधी तय करते हैं कि कौन से सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, क्या फॉर्मूला होगा, अगर वो तय कर रहे हैं तो जवाबदेही उनकी नहीं है? पहली बात तो आपका ये बार बार जोर देना, क्या राहुल असफल हो गए, क्या राहुल फैसला करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी होती है, टिकट कैसे मिलेंगे, इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। और जो पार्टी चल रही है इस समय, जो हमारा रायपुर अधिवेशन था जिसने तय किया कि हम सामाजिक न्याय के मुद्दे पर और आर्थिक न्याय के मुद्दे पर देश भर में अपने को कांग्रेस इस विचार को लेकर जाएगी, जिसमें जाति जनगणना का प्रश्न है, जिसमें 50% जो आरक्षण का कैप है उसे हटाने का प्रश्न है, जिसमें बेरोजगारी और महंगाई जैसे सवाल हैं, जिसमें मणिपुर जैसे राज्यों में जो इस समय आग लगी हुई है और केंद्र सरकार का पूरा उधर से ध्यान नहीं है उस तरफ, इन मुद्दों को लेकर हम हर जगह जा रहे हैं। लेकिन राज्य के स्तर पर बहुत सी कमियां भी नजर आ रही हैं और एक कोई भी पार्टी जो सचमुच जीवंत पार्टी है, जिसे आगे बढ़ना है, वो आत्मालोचना के दौर से भी गुजरेगी और वो गुजर रही है। आरपी सिंह साहब, देखिए, असल में दिक्कत यह है कि जहाँ दिक्कत है वहाँ उसकी तरफ खड़गे साहब ने इशारा किया है। अब उनकी पार्टी माने ना माने,
मुझे खड़गे साहब ने बड़ी हिम्मत जताई है वैसे तो, इशारा करने के लिए भी, कि इतनी बात कह दी उन्होंने कि इससे ज्यादा क्या इशारा कर? हाँ, मतलब इससे ज़्यादा क्या इशारा हो सकता है? अब इससे ज़्यादा खुलकर कह भी नहीं सकते वो। अब वो उम्र के इस स्टेज पर है जहाँ पर वह शायद कहकर बच भी सकते, नहीं तो कोई और होता तो सीताराम केसरी की तरह अब तक बाहर फेंक दिया गया होता। तो ये कांग्रेस को समझ में आना चाहिए क्या कि ये अब ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, ये इलेक्टोरल प्रोसेस पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन को अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब अच्छा शब्द नहीं है परंतु कहता हूँ मैं, कुत्ता शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब इसलिए क्योंकि जो जहाँ दिक्कत है वो दिक्कत है लीडरशिप में, जिस लीडरशिप के अंतर्गत लगातार आप एक के बाद चुनाव हारते हैं, और एक दो नहीं, मतलब लगातार मेरे ख्याल 70-80 चुनाव में से 55-56 चुनाव हारे हैं उसमें से। तो दिखता है कि कैसी दिक्कत है कांग्रेस के अंदर, परंतु होने वाला नहीं, क्योंकि डायनेस्टिक पार्टी है। डायनेस्टिक पार्टीज में डायनेस्टी के खिलाफ जाकर खड़ा होना, बात कर लेना, ये नामुमकिन सा मामला है। आज उन्होंने कह दी बात, अब वो कितना उस पार्टी में असर होगा, कितना नहीं होगा, कितना सोचा और जाएगा। आपको लगता है वो कितना दिन अब कंटिन्यू करेंगे इस मैं पार्टी? तो अभी सीताराम केसरी का नाम लिया मैंने इसलिए। चलिए, इनको एक क्वेश्चन ही एक मिनट बोलूँगा सिर्फ। जो मूल बात है कि क्षेत्रीय छत्रप उनके यहाँ डाइल्यूट होते जा रहे हैं, और सब कुछ रिमोट कंट्रोल में, सब कुछ एक हाथ में आता जा रहा है, और उसके चलते ये दिक्कत है। अगर क्षेत्रीय छत्रप ठीक होते तो शायद थोड़ा ठीक रहता मामला उनके यहाँ। मैं अब साथ साथ कांग्रेस, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं परजीवी पैरासाइट भी हो गई है। वो दूसरी पार्टियों के सिर के ऊपर चुनाव जीतती है, फिर उनको शायद थोड़ा बहुत आग दिखाने की कोशिश करती है, फिर दुत्कार भी तो भाटी साहब इसका जवाब दे देते हैं कि आप कांग्रेस को पैरासाइट समझते हैं? देखिए, तो समझ का फेर है। मुझे नहीं लगता खड़गे साहब ने कुछ भी गलत कहा, और जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र होता है वो इस तरह के फैसले लेती है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिसमें दो लोग फैसले ले रहे हैं। अभी हार की बात कर रहे थे आरपी सिंह साहब, खुद भारतीय जनता पार्टी भी 1980 के बाद 42 चुनाव हार के पहली बार उन्होंने जीत का स्वाद चखा था। उसी तरह से इन्होंने इलेक्शन कमीशन और ईवीएम की बात करी। आपके सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिसका झंडा बुलंद किए हुए थे 2009 से 13 तक, ईवीएम पे सबसे पहली आवाज़ उन्होंने उठाई, सबसे ज़्यादा उन्होंने लोगों को जोड़ा, सबसे ज़्यादा ब्लॉग लिखे, सबसे ज़्यादा पत्रकारों इसमें समाचार पत्रों में उन्होंने बयान दिए। तो ये सब तो आप कर रहे थे, और ईवीएम के साथ साथ चुनाव आयोग को भी आप उसी टाइम पे खराखोटी सुना रहे थे। तो ये सब चीज़ें तो आपने करी, आपकी विरासत है। हाँ, अब आपको ये नज़र आता है कहीं ना कहीं कि अगर कांग्रेस के अंदर या किसी अन्य पार्टी के अंदर वो किसी मुद्दों को उठा रही है, वो चाहती है कि क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको प्रमुखता मिले, क्योंकि वहाँ के लोगों की जो समस्या है वो उनको सामने आना बहुत ज़रूरी है। नहीं, लेकिन प्रदीप, जो अभी अखिलेश यादव का भी बयान आया है, वो साफ तौर पे दिख रहा है कि 2027 में जब असेंबली इलेक्शन होगा तो वो भी किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। ममता बनर्जी अलायंस नहीं करना चाहती थी, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि एक लायबिलिटी बनती जा रही है कांग्रेस, ये भी एक सेंस है। नहीं, देखिए, ये आपका मानना हो सकता है। जब हम गठबंधन में हैं तो हमारी जो ताकत है, वो जो भी हमारे सहयोगी दल हैं उनसे हमारी ताकत बढ़ती है, और हर दल अपना आपस में गठबंधन करके वो अपनी ताकत बढ़ाता है। भारतीय जनता पार्टी के भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमसे ज़्यादा गठबंधन में वो हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी ताकत उनसे बढ़ती होगी। हालांकि उनको वो वेटेज नहीं देते हैं, और उस तरह का उनका उत्पीड़न और टाइम तो आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अलाइज का उत्पीड़न करती है, कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी आप देख लीजिए और देश में भी देख लीजिए। ये तो 240, ये तो इंडिया गठबंधन का कमाल है कि उनको थोड़ा सा वेटेज मिलने लगा, उनकी पूछ होने लगी। अदरवाइज उससे पहले तो एनडीए की गठबंधन की मीटिंग तक नहीं बुलाते थे, उन्हें पूछते नहीं थे। ये तो आपने 2024 के चुनाव से पहले उनके मीटिंग्स होनी देखी, और उसके बाद उन्होंने जब 240 पे रह गए तो फिर विनोद अग्निहोत्री जी, मैं आऊंगी क्योंकि अभी चर्चा बहुत सारे इश्यूज पर होगी, लेकिन खड़गे जी ने किस तरफ इशारा किया? खड़गे जी ने एक ओवरऑल बात कही है, जो बात हम लोग सब लोग एक जर्नलिस्ट के रूप में भी कहते रहे हैं, कि उन्होंने कहा कि पार्टी में बदलाव की ज़रूरत है। वो बदलाव का मतलब कार्यशैली में बदलाव की ज़रूरत है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की ज़रूरत है। और जो कांग्रेस पार्टी, मैं बार बार कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में एक फ़र्क है। बीजेपी जब इलेक्शन होता है तो पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है, कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, नेता चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी में क्या है कि कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, पार्टी एज ए पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। पार्टी वायनाड में चुनाव लड़ती है।
नहीं वायनाड नहीं, पार्टी वहां भी कैंडिडेट ही लड़ा, प्रियंका गांधी लड़ी है। नहीं, उसके साथ पूरा फोकस था नहीं, वायनाड में। पार्टी का मतलब आप समझिए, पार्टी का मतलब ये है, ऑर्गेनाइजेशन। पार्टी का मतलब अगर मान लीजिए गोरखपुर में चुनाव हो रहा है तो गोरखपुर की पार्टी इकाई पार्टी की तरह लड़े, ये मतलब है। ये जरूरी नहीं वो है नहीं दिखता। जैसे लेकिन उसमें इकाई भी तो होनी जरूरी है। इकाई जो भी है ऐसा तो है नहीं, मैं तो एक नाम लिया, कई जगह मध्य प्रदेश में सब जगह इकाई है, गुजरात में और राजस्थान में तो इकाई है। लेकिन कांग्रेस की समस्या ये हो जाती है कि जो वहाँ पार्टी वाली मानसिक कोर्ट, एक पार्टी कोर्ट, यानी आइए खाइए पीजिए और चल दीजिए। बारात जैसे होती ना, भाई राहुल जी आए, खड़गे जी आए, रैली है, सारे नेता आ जाएंगे जिले के, फोटो खिंचाएंगे, दाएं बाएं घूमेंगे, और जब राहुल जी और खड़गे जी और प्रियंका जी चले गए तो वो अपने अपने घर चले गए, कैंडिडेट लड़े चुनाव। बीजेपी में क्या है, बीजेपी में ये है कि एक बार तय हो गया, आरपी सिंह जी मान लीजिए चुनाव लड़ रहे हैं, इनके खिलाफ अगर कोई पार्टी में रिबल है तो पूरी पार्टी उसको मनाने में लग जाती है, फिर उसको समझा दिया जाता है। अगर कोई रिबल वाले नहीं मानता है तो भी पूरी पार्टी अपने ऑफिशियल कैंडिडेट साथ मिलकर लड़ती है। हरियाणा में 17 रिबल जो है लड़े, एक को मनाने की कोशिश नहीं हुई, किसी ने फोन तक नहीं किया भाई। मतलब इतना ज्यादा अहंकार था या ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम तो जीत ही रहे हैं। एक बड़े नेता ने आज मुझे बताया, कांग्रेस के बड़े नेता ने, कि उन्होंने हुड्डा जी से कहा कि भाई कुछ बात कीजिए, बोला नहीं हम लोग तो चुनाव जीत ही रहे हैं, क्या दिक्कत है, लड़ने दो उनको। वैसे ही उन्होंने मध्य प्रदेश में भी सोचा। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप संगठन, तो खड़गे जी का इशारा ये है कि भाई संगठन की तरह आप काम करिए, आप व्यक्ति की तरह काम न करिए। कांग्रेस में यही दिक्कत है कि जो नेता है वो अपनी पॉलिटिक्स की चिंता करते हैं, पार्टी की चिंता नहीं करते। अब मैं उदाहरण, हरियाणा का चुनाव था, शैलजा जी अपनी चिंता कर रही थी, हुड्डा जी अपनी चिंता कर रहे थे, सुरजेवाला जी अपने बेटे के चुनाव में लगे हुए थे। पार्टी कहाँ थी वहाँ? सारी जिम्मेदारी के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की ही चुनाव जिताने की है या सोनिया गांधी की है। पार्टी बीजेपी में मोदी जी और अमित शाह करते हैं मेहनत, लेकिन पार्टी नीचे तक मेहनत करती है। तो वो डिसिप्लिन नहीं है। एक वर्कर तक जो है वहां लगता है, मेहनत करता है, वहां उनके केंद्रीय मंत्री जिम्मेदारी दी जाती है, लगे रहते हैं सारे। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी हरियाणा की, अभी तक क्या कोई रिपोर्ट आई है फैक्ट फाइंडिंग की? या 5 साल, जब 4.5 साल हो जाएंगे तब आएगी रिपोर्ट, शायद आएगी भी नहीं आएगी। ये और सुन लीजिए एक चीज और मारिया जी, उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें है कौन कौन? वो नेता हैं जो अपने राज्यों में चुनाव हार चुके हैं, अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी। अरे उसमें होना चाहिए ऐसे नेताओं को जो निष्पक्ष रूप से सारी चीजें देखें। ऐसे कौन नेता हैं? भाई उसमें बहुत सारे से नेता हैं, जनार्दन द्विवेदी को रखते, तारिक अनवर को रखते, मोहन प्रकाश को रखते, और बहुत सारे साउथ के कई नेता हैं जो जिनका इनसे मतलब इन चीज़ों से अलग वो है। हमेशा कमेटी जब बनती है तो वो नेता रखे जाते हैं जो एक तरह से जिनका वहाँ व्यक्तिगत कोई अपना एजेंडा ना हो। तो अपना जो चीफ मिनिस्टर होता है, कोई भी हो, मैं खाली गहलोत जी, चीफ मिनिस्टर जो होता है, जब वो उसकी अपनी, मान लीजिए हुड्डा जी जांच कर रहे हैं राजस्थान की और गहलोत साहब जांच कर रहे हैं हरियाणा की, तो आगे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। ठीक है, तो हमें पता है कि क्या होने वाला है रिपोर्ट कार्ड में। रशीद किदवई जी, देखिए, जो आपने मूल प्रश्न पूछा कि क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे में कोई मतभेद है, कोई व्यक्तिगत कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नहीं, दोनों... हमने बोला आरोप की बात नहीं की रशीद, हमने सवाल उठाया है कि किस तरफ इशारा किया गया है। जी, तो मारिया जो लीडरशिप क्राइसिस है वो तो कांग्रेस के नेता भी एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरा कहना है कि जो अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी समझते होंगे कि लीडरशिप इशू है, तो लीडर्स वो खुद हैं, जब वो चीफ हैं तो वो किस पर ब्लेम करेंगे? जी, तो मारिया, आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, और जो कांग्रेस अध्यक्ष ने जो बातें कही है वो व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी के ऊपर नहीं है, उन पर कटाक्ष नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग हैं तमाम, और महत्वपूर्ण पद पे जो लोग हैं, उनकी तरफ उनकी तरफ मल्लिकार्जुन का खड़गे जी का इशारा है। और ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में एक भूचाल की तरह आया है, क्योंकि लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे इतनी साफगोई से और ईमानदारी से बात करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल 3 साल के लिए है, अभी 1 साल पूरा हुआ है अक्टूबर में, और अभी बहुत सारा समय है। तो अब कांग्रेस जन को चिंता ये सता रही है कि उनको मल्लिकार्जुन खड़गे को कैसे रोका जाए, कैसे बंदिश लगाए। जो उन्होंने मुद्दों की बात की, राष्ट्रीय मुद्दे कौन थे, जाति जनगणना की बात थी, एक बिजनेस औद्योगिक घराने के बारे में जो पूरा का पूरा राहुल गांधी बार बार बातें उठाते हैं, वो उसके संबंध में बात थी। और जो एक बात थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव हो रहा है, तो राज्यों के चुनाव में ये तमाम चीजें रेलिवेंट नहीं है। लेकिन मैं केवल ये बात कहना चाहता हूँ मारिया, कि यहाँ पर
मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ या राहुल गांधी के विरुद्ध में नहीं बोल रहे हैं, उनका कोई अनादर नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जो इनपुट मिलते हैं, जैसे कांग्रेस के रणनीतिकार हैं जिसमें सुनील कानूगोलू शामिल हैं, उससे पहले नरेश अरोड़ा थे, उससे पहले प्रशांत किशोर थे। इन रणनीतिकारों का कोई पार्टी के तरफ कोई दायित्व नहीं होता। वो केवल पैसे लेके काम करते हैं और उसके बाद हाथ झाड़ के खड़े हो जाते हैं। और कांग्रेस का जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन का काम होता है वो तमाम ये रणनीतिकार करते हैं। मुद्दे भी वही डिसाइड करते हैं। आपको जान के हैरत होगी, मुद्दे भी यही रणनीतिकार डिसाइड करते हैं। पार्टी का उसमें कोई अमल दखल कुछ नहीं होता। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं जो कांग्रेस के संगठन के नहीं तो महामंत्री क्या हैं। रशीद, इसी आपका के कहना है वेणुगोपाल- कि अगर कांग्रेस स्ट्रैटेजिस्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजिस्ट को हटा दें? नहीं, अगर वही strategist देखिए, बात है strategist तो की यहाँ ताकत पर कहाँ जो से? स्ट्रैटेजिस्ट मारिया है यही- उनके अगेंस्ट में एक्शन ले लें, उनको हटा दें। मारिया आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन मारिया यहीं पे कांग्रेस में जो ये विडंबना है कि जो स्ट्रेटेजिस्ट है, चाहे वो सुनील कानूकोलू हो, चाहे वो किसी वेणुगोपाल हो, चाहे वो जयराम रमेश हो, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, ये तमाम जो है इनका जो क्लेम टू फेम है वो ये है कि वो राहुल गांधी से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हो सकता है राहुल गांधी ने कहा हो कि आप कांग्रेस अध्यक्ष हैं, आप कहिए फिर मैं कुछ करूंगा। मारिया, आपको जान के हैरत होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें कही वही बात प्रणब मुखर्जी ने 2007 में कहा था। तो 2007 से लेकर 2024 हो गया, कांग्रेस यही कह रही है कि हमें 6 महीने पहले कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लेना चाहिए, हमें गठबंधन अच्छे करने चाहिए, हमें मुद्दे ठीक से उठाने चाहिए। अब डीसीओ रिपोर्ट शामिल हो चुकी। मैंने एक लेख लिखा है इसमें कि कम से कम 20 जो है कमेटी वो हो रही है। अभी हमारे मित्र अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि हरियाणा का, अग्निहोत्री जी हरियाणा नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो पिछली बार जो चुनाव 23 में हुए थे उसकी समीक्षा के लिए जो कमेटी हुई थी, वो कमेटी की रिपोर्ट आज तक सीडब्ल्यूसी में नहीं आई, बल्कि पार्टी में सबमिट भी नहीं हुई है। तो ऐसा क्यों करते हैं वो? छोटी टिप्पणी कर दूं यहाँ पर। जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी उसका क्या हुआ? एंथनी कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हुई थी हाँ, और वो बड़े जोरों शोरों से सबमिट हुई थी। उसमें कोई उसका कार्रवाई- जवाब ये दे दें नहीं, बगल में जो बैठे हुए हैं। नहीं, वो ठीक है। मतलब असल में क्या है कि हार जीत चलती रहती है, राजनीति में हार जीत भी चलती है। चुनाव हारे आते जीते जाते, हम भी चुनाव हारे जीते, सब कुछ चलता है। परंतु अगर हमारी कोई जानकारी में विषय आता है तो उस पर काम होता है, उस पर हम पाथ करेक्शन करते हैं। हम अभी लोकसभा का चुनाव में हमको दिक्कत रही, कष्ट रहा, हम वैसे नहीं जीते जैसे हम अपेक्षा कर रहे थे। हमने पोस्ट करेक्शन किया उसमें और जल्द किया। मतलब ये नहीं कि हमने कोई महीने लगा दिए कि साल लगा दिए। मतलब यहाँ तो 2014 की एंथनी कमेटी की रिपोर्ट है। तो मुझे, हालांकि इनका इंटरनल मैटर है, मुझे हमको तो जो अखबारों के माध्यम से या जो एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता के नाते जो पढ़ने को समझने को लगता है वो उसके ऊपर अंदरूनी मामला तो आप ही ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। परंतु पोस्ट करेक्शन के लिए कई साल इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब अखिलेश, मैं इस मामले में अखिलेश यादव हैं फॉर एग्जांपल, उन्होंने भी अपने आप पोस्ट करेक्शन करी है और पोस्ट करेक्शन का नतीजा था कि वह जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन था उसमें कुछ अच्छा कर पाए। परंतु हमने पोस्ट करेक्शन करी तो वो नहीं, बात है कि कोर्स करेक्शन की जो आप बात कर रहे हैं, कोर्स करेक्शन करके बहुत सारी पार्टीज ने इंप्रूव किया। ममता बनर्जी ने अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव किया इस बार लोकसभा। मैं एक छोटा एग्जांपल, मैं मतलब असल में हुआ ये है कि कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है वह आज अपने आप को असर्ट नहीं कर पा रही, अपने तरफ से कोई नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पा रही। जो एक नैरेटिव किसी ने फीड कर दिया, जो मुझे पता नहीं, अभी बता रहे थे कि जो नैरेटिव किसी ने फीड कर दिया उसी नैरेटिव के आधार पे काम हो रहा है। नहीं तो सोचिए ना, यूपी के अंदर 9 में से इन्होंने 7 सीटें मांगी, 7 के बाद 5 पे आ गए, 5 के बाद 2 के आगे, फिर हुआ कि हमारे कैंडिडेट अकोमोडेट कर लो और बाहर कर दिए गए। तो दिखता है कि कहीं ना कहीं अब उसके कारण से जो कार्यकर्ता है नीचे, वो क्या सोचता होगा इनकी पार्टी का कार्यकर्ता कि कल तक हम 9 में से 7 मांग रहे थे और फिर उसके बाद 5 पे 2 पर फिर बिल्कुल नहीं, लेकिन जहाँ तक ये बात है, इसका असर कार्यकर्ता हाँ, नहीं, क्योंकि ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप लगातार अगर हमारे- नहीं, बोल दीजिए। मैं भी एक पॉलिटिकल वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। कार्यकर्ता। आपके लिए कोर्स करेक्शन यह है कि अब हम नहीं पाए हैं बहुमत तो हम अब बांटेंगे, कटेंगे, इस तरह की भयानक भाषा की लड़कियां उठा ले जाएंगे, आपकी बहुएं उठा ले जाएंगे। झारखंड में क्या जवाब दिया है जनता ने, कभी वो भी सोचिए साहब। ये जो आप लोग, मतलब आप लोग नहीं, जो एक माहौल बन रहा है कि साहब हार गए। 4 चुनाव हुए, 2 हम जीते, 2 आप जीते। आप ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र आपका ज्यादा बड़ा राज्य, बस जीते ही बता अरे हम इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर जीता और झारखंड जीता। आपको क्या गिनती, अगर ये तो 4 में तो 2 ही है भाई, हमें तो जहां तक पता है। अगर आप कुछ और गिनती जानते हो तो बताइए। और जम्मू कश्मीर की जीत के लिए आपको बधाई। नहीं बिल्कुल, और झारखंड की, अगर आपको जम्मू कश्मीर की जीत, आपको जम्मू कश्मीर इस देश का राज्य नहीं, हमारे लिए तो राज्य है। हम तो चुनाव लड़े, हम तो वहाँ पर 29 सीट जीते हैं, बुरी तरह हार गए। वहां पर हमने 2 चुनाव जीते और 2 चुनाव हम हारे।
जहां पर सबसे ज्यादा 2 साल पहले से जो आपके शर्मा जी हैं असम वाले, क्या क्या बोल रहे थे, कौन सी भाषा, और उस पर और तड़का लगाने हमारे योगी आदित्यनाथ जी गए। वहां की जनता ने आपको बुरी तरह पराजित किया है। क्या क्या प्रधानमंत्री ने भाषा बोली है, ऐसा वो उसको दोहराना नामुमकिन है। लेकिन मैं एक मिनट, हम ये नहीं मानने को तैयार हैं कि आप जो ये बता रहे हैं कि हार गए, ठीक है, हम 2 हारे 2 जीते। आप ये मान सकते हैं कि महाराष्ट्र में ज्यादा बड़ी आपकी जीत है, बहुत अच्छी बात है। 8 दिन हो गया, आप मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रहे, और अभी कौन चुना जाएगा उसके बारे में भी हम जानते हैं कि कोई मोहन यादव, कोई शर्मा जी, जैसे राजस्थान में कौन आ जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। और खड़गे जी पर आप लोग कह रहे हैं कि जैसे वो कोई बाहर बैठे हुए बुजुर्ग हैं और कोई सलाह दे। अरे भाई, वो अध्यक्ष हैं और वो चुन के आए हैं, और वो चुनाव ऐसे नहीं, बाकायदा एक जगह वोटिंग हुई, वहां पर थरूर जी लड़े और वो लड़े। भारतीय जनता पार्टी में तो आज तक ऐसा नहीं होता है। कार्यकाल खत्म हो गया, नड्डा जी माफ करिएगा, वो कब हटेंगे, कब होगा चुनाव तो होता ही नहीं है। किसी को नियुक्त कर देंगे, वो आरएसएस जिसको कहेगा वो अध्यक्ष बन जाएगा। वो खैर इनका भी आंतरिक मामला है, उससे हमें क्या लेना देना। लेकिन हमें ये पूरा अधिकार तो है भाई, हमारी पार्टी अपनी, अगर वो देख रही है कि उसके अपेक्षा के अनुरूप नहीं आया नतीजा, तो हम उसको ठीक करने में, और खड़गे जी हमारे सेनापति हैं, हमारे नेता हैं, मार्गदर्शक हैं, इस पार्टी के सबसे ताकतवर नेता। और जो लोग ये बात कह रहे हैं कि राहुल की ओर इशारा है, राहुल जी ने उसी मीटिंग में कहा कि आप एक्शन लीजिए, चाबुक चलाइए। वो भाषा में नहीं बोलना चाह रहा जो आपने बोला। तो फिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? नहीं, तो अब खड़गे जी देखिए, ये कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि 2 लोग, एक आदमी विचारक है, बाकी प्रचारक है। या हर आदमी को बोलने की आजादी है, हर आदमी बोलता है, और इतनी ज्यादा डेमोक्रेसी है कि उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, मैं मानता हूं। लेकिन वो है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। मध्य प्रदेश चुनाव आप जीतने वाले थे, जीत चुके थे, लगभग माहौल ऐसा बन गया था, लेकिन आप हार गए। हरियाणा चुनाव ने कहा कि माहौल होता है, हम उसको जीत में तब्दीली नहीं, ये तो हमारा स्वीकार करना है ना। तो इसमें आप किस चीज, क्या मतलब, कौन सी ऐसी बात है, तो हम स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, हम स्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए उसको बेहतर करना है। मैं एक बात कर, बिल्कुल, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि खड़गे जी ने कोई राहुल गांधी पे बोला है। ये तो अजीब, ये क्योंकि खड़गे जी आपके टिकर पर चल रहा है। नहीं, वो खड़गे जी ने जो कहा, मैंने इसलिए कहा वो जनरल बात कही उन्होंने। और राहुल गांधी और खड़गे जी की जो केमिस्ट्री है वो वेल नोन है। वो राशिद भाई भी वही कह रहे थे, सही, जितना हम लोग जानते हैं कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स को, खड़गे जी ने जो इशारा किया है वो उनकी तरफ किया है, जो पार्टी के अंदर तमाम ऐसे लोग जिनको, जो पार्टी, जो मठाधीश, जिनको मठाधीश हैं, उनके लिए, जो वॉर हॉर्सेस हैं, जिनके लिए राहुल गांधी ने 2019 में जब इस्तीफा दिया था अध्यक्ष पद से, तब भी कहा था, वो मठाधीश किस्म के जो नेता हैं, जो कमजोर कर रहे हैं पार्टी, वो पार्टी से ज्यादा अपनी लड़ाई लड़ते हैं, अपनी छवि, अपने परिवार, अपने उसकी बात करते हैं, उनकी तरफ इशारा है खड़गे जी का। अब मैं 2 उदाहरण दूंगा। जहां कांग्रेस पार्टी की तरह लड़ी, वहां चुनाव जीती। कर्नाटक में पार्टी की तरह लड़ी, जीती चुनाव। वहां पहले कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, वहां रिबेल्स को बना लिया गया, वहां पूरी पार्टी ने एकजुट होकर प्रचार किया, जीते। हिमाचल में पार्टी की तरह लड़े, जीते। लेकिन जहां अब हरियाणा में नहीं लड़े पार्टी की तरह, तो खड़गे जी का इशारा वो था। और मुझे लगता है सबसे बड़ा टेस्ट केस हरियाणा है कि जैसे कहा गया जवाबदेही तय हो, तो जवाबदेही शैलजा जी की तय होनी चाहिए भाई, कि आप बीच चुनाव में आप इस तरह का बयान क्यों दे रही थी कि पार्टी को नुकसान हो। ये जिम्मेदारी खड़गे जी की है अध्यक्ष के नाते कि ये जवाबदेही तय हो। जवाबदेही हुड्डा जी की भी तय हो, जवाबदेही राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट की भी तय हो कि आप क्यों लड़ते रहे, जवाबदेही दिग्विजय सिंह, कमलनाथ की भी तय हो मध्य प्रदेश में, लेकिन होती नहीं। तो अब खड़गे जी का टेस्ट केस है अध्यक्ष के रूप में कि आप कह तो रहे हैं, क्या आप ये जवाबदेहियां तय करेंगे? महाराष्ट्र में आप जवाबदेही तय करेंगे? नाना पटोले को क्या जरूरत थी बोलने की और संजय राउत से झगड़ा करने की वहां पर? मतलब बहुत सारे कारण अलग हैं, लेकिन ये जवाबदेही जब तक तय नहीं हो कि अपना चुनाव हार गए पृथ्वीराज चौहान और बाला साहब थोराट, तो ये जवाबदेही जब तक तय नहीं होगी, वो खड़गे जी ने कहा है। और अच्छा है वो अगर करके दिखाते हैं तो पार्टी के तमाम सारे ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिनको घर बिठा दिया गया है मठाधीशों के कारण, उनको बड़ा सुकून मिलेगा। और शायद अगर उनको आगे लाया जाए तो पार्टी कुछ भला हो जाएगा। हाँ, तो क्या पता एक नई कांग्रेस का बहुत सारे अच्छे नेता जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मौका भी मिल रहा है मध्य प्रदेश में, जैसे मिला, घरों में बिठा दिया गया भाई, किनारे कर दिया। मैं एक उदाहरण दूं, एक नाम आपको उदाहरण के लिए, सत्यव्रत चतुर्वेदी इतने मजबूत नेता थे मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही, कहाँ घर बैठे हुए हैं, बैठे हुए। हरिकेश बहादुर कहाँ है उत्तर प्रदेश में, कितने अच्छे नेता थे, घर बैठे हुए। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनको घर बैठा रखा है। इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी बात कही विनोद अग्निहोत्री जी ने कि पार्टी और पार्टी जो होती है
पार्टी को एक पार्टी की तरह फंक्शन करना चाहिए, नहीं कि एक चुनाव पार्टी ये पार्टी बन जाए कि आप आइए कुछ इवेंट मैनेजमेंट करिए उसके बाद चले जाइए। एक छोटा सा ब्रेक और मुकाबला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं मुकाबला और चर्चा हो रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो कहा वो उनका इशारा किस तरफ था और क्या उसके बाद कांग्रेस में सुधार होगा, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, लीडरशिप की बात होती है, रेबल्स को मैनेजमेंट की बात होती है, तो काफ़ी सारे सवाल अभी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव देखने के बावजूद हल नहीं कर पाई है। तो इसीलिए मैं रशीद के पास आऊँगी। रशीद, आपने जो आर्टिकल लिखा है उसमें आपने कहा है कि कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि एक के बाद एक कमिटीज़ बनती हैं लेकिन वो कमेटी कभी रिपोर्ट नहीं देती। तो जब एंटनी कमेटी रिपोर्ट का अभी तक कुछ उस पर एक्शन नहीं हुआ है, तो ये सब जितनी सारी कमिटीज़ बनी हैं उसका फ्यूचर क्या है? जी मारिया, मुझे ऐसा लगता है कि वो केवल एक तरीके का, जिसे कहते हैं ना, स्मोक स्क्रीन। अभी क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उत्तेजित हैं, जो भी हमारे मित्र कहें, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव जिस तरीके से हारे, जो दोनों पक्ष में जो फर्क रहा सीटों का, और महाराष्ट्र एक ऐसी जगह जहां कांग्रेस का जन्म हुआ था, मुंबई में, वहां जो कांग्रेस का दुर्गति हुई है उसको लेके बहुत आक्रोश है। तो ये आक्रोश के ऊपर एक तरीके से मरहम डालने के लिए बात की जा रही है कि कमेटी बनेगी, समीक्षा होगी। दरअसल ऐसा आप देखिएगा आने वाले समय में कुछ नहीं होगा। वो कुछ इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो मठाधीश हैं, जो आपको बात अटपटी लगे कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते हैं कि जो है कांग्रेस में सुधार हो, कांग्रेस में सुधार नहीं होना पाता क्योंकि कांग्रेस में चौकड़ी कल्चर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम रूटलेस वंडर कहते हैं, और वो उनकी ताकत भी सब तमाम राहुल गांधी से आती है। अब राहुल गांधी चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे उनके खिलाफ एक्शन लें, चाबुक चलाएं, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले उन्हें राहुल गांधी से एक तरीके का पॉलिटिकल क्लियरेंस चाहिए होता है, और वो क्लियरेंस का जो रूट होता है उसमें केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, सुरजेवाला और अनेक नाम गिनाए जा सकते हैं जो उसमें शामिल होते हैं। तो इसलिए वो ढाक के तीन पात कुछ नहीं होता, और बार बार हर चुनाव के बाद में ऐसी आवाज उठती है। तो ये कांग्रेस में देखिए कड़े निर्णय लेने की जो इच्छा शक्ति है उसका अभाव है। खो खो होता है। राहुल गांधी कभी भाषण देते हैं तो वो खो करके खड़गे की तरफ इशारा कर देते हैं, खड़गे जी अब बात ऐसी कह रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर एक्शन हो इसकी मुझे उम्मीद बहुत कम लगती है। नहीं तो, लेकिन ये टेस्ट केस है। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे एज पार्टी प्रेसिडेंट अगर एक्शन नहीं ले पाएंगे तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का केस है कि वो कर पाएंगे या नहीं। क्या पता वो नया ट्रेंड शुरू कर दें। मारिया, ये आप न्यूज रूम में बैठ के ऐसा कह रही, मल्लिकार्जुन कहेंगे कि हमने अपनी बात कह दी और खुले मंच पे कही थी, अब उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ तो उसमें मैं क्या करूं। देखिए आप कल की मीटिंग में भी क्या हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात करी, लेकिन जो महामंत्री, जो पार्टी के संगठन के इंचार्ज है केसी वेणुगोपाल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो ईवीएम की बात करने लग गए। तो अब क्या ईवीएम पे कांग्रेस में एक मत है? शशि थरूर ने और चिदम्बरम ने कुछ और बात कही। तो मेरी बात वही कि जो पार्टी अपने अध्यक्ष की बात को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत ना कर सके, वो उस पार्टी के आप क्या भविष्य देखते हैं? या आंतरिक लोकतंत्र नहीं है? ये देखिए, ये यहाँ के ऊपर बड़ा एक तरीके का एक, अब ये कहने में अटपटा लगेगा कि राहुल गांधी सबसे ज्यादा ताकतवर है और राहुल गांधी कुछ नहीं कर पा रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे चुने हुए जीते हुए पार्टी अध्यक्ष नहीं कर पा रहे। लेकिन ये इसीलिए किसी पार्टी का जब कोई पतन होता है उसकी बड़ी वजह यही होती है कि उसमें साजिश का मामला जो है वो बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। पहली बात तो रशीद जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, पर शायद एक चीज मिस कर गए कि ईवीएम का मुद्दा वेणुगोपाल जी ने जरूर उठाया, लेकिन उसके पहले खड़गे जी कह चुके हैं कि हम भारत जोड़ो आंदोलन जिस तरह से चलाया गया उसी तर्ज पर ईवीएम के मुद्दे पर हम जाएंगे देश में। और इस समय महाराष्ट्र के गांव-गांव लोग आक्रोशित हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि 5 बजे के बाद 75 लाख वोट कैसे बढ़ गए। आज चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है। अगर एक एक आदमी 1-1 मिनट ले तो भी नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये सवाल बहुत बड़े हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पतिदेव बैठ के बड़े बड़े इंटरव्यू दे रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में घोटाला हुआ। पर अब लेकिन जो बात है, जो वो कह रहे हैं, के पास जो बिल्कुल आप जाइए, लेकिन जो वो कह रहे हैं पार्टी के बारे में, वो मुझे पूरा यकीन है अगर कुछ नहीं करना होता तो आपके पास ये खबर भी नहीं आती। खुल के ये बात कही गई, इसमें सारा सामने लाया गया। और दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के पतन की जो बात कर रहे हैं, भारत में जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे। आज वो जो है
बहुमत नहीं ला पाए और कांग्रेस 100 के पार चली गई, ये सामान्य बात नहीं है। नहीं, जिस कहाँ तरह पे की कांग्रेस परिस्थिति 100 पे के पार गई? आप संसद के सदस्यों की बात कर रहा हूं। 99 है। नहीं नहीं, आप 2 लोगों को और जोड़ लीजिए, पप्पू यादव को जोड़ लीजिए, महाराष्ट्र वाले उनको जो खुले मतलब साथ है। चलिए, 100 पार कर लिया कांग्रेस ने। नहीं तो आप पतन नहीं है, आप कह सकते हैं कि आप अच्छा जो ये बात कह रहे हैं कि हार जिता नहीं पाए, अरे गांधी जी होते तो आप लोग तो उनका जीना मुश्किल कर देते। 15 में आए, 22 में असहयोग आंदोलन असफल, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल, नमक आंदोलन में कुछ नहीं हुआ, फिर 12 साल के बाद भारत छोड़ो आंदोलन और 47 में आजादी। अरे इस समय जो परिस्थिति इस समय देश की है, जिस आप तरह से आंदोलन सभी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। चलिए, और क्या आंदोलन करेंगे? में विपक्ष क्या करेगा? इंडिया विपक्ष और पार्टी, क्या ठीक है, करेगा? इंडिया पार्टी साथ में, सवाल है कि मुद्दे लेकिन और लेकिन हम लेकिन देश लेकिन को बांटने प्रदीप की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश को प्रदीप जोड़ने की बात प्रदीप कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस ने 103 या 104 सीटों पे चुनाव लड़ा। उनकी अपनी हिस्ट्री में सबसे कम सीटें थी, लेकिन हाँ, लेकिन उनका ये मैसेज था कि हम बाकी अलायंस पार्टनर्स को अकोमोडेट कर रहे हैं, शिवसेना और एनसीपी शरद पवार। तो वो जो बड़ा भाई का जो दिल है वो उन्होंने दिखाया है, अकोमोडेट करने में एक मैसेजिंग भी दी है। तो उसी तरह से आप लोगों को भी समझना चाहिए, कभी वो भी हार सकते हैं, कभी आप भी जीत सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सारी सीटें छोड़ दी। सारी सीटें आपको देखिए, जब गठबंधन में हैं हम लोग तो कुछ जगह पे, क्योंकि हमारे समाजवादी पार्टी का भी संगठन बहुत जगह पे है। चाहे आपने महाराष्ट्र की बात करी, हम वहाँ पे 2 विधायक दोबारा हमारे जीते, एक विधायक हमारा 2nd प्लेस पे रहा, एक विधायक ने भी बहुत अच्छी एक प्रत्याशी ने हमारे बहुत अच्छी सीट वोट्स ली। लेकिन अभी आरपी सिंह साहब बात कर रहे थे कोर्स करेक्शन की। देखिए 2024 या उससे पहले में एक बहुत बदलाव आया जो इन्होंने उपचुनाव में दिखाया। किस तरह बंदूक की नोक पे आपने लूट करी है वोट की, किस तरह से आपने माताओं बहनों के साथ अपराध किया, किस तरह से उनको ये सामने बंदूक रख के। और उससे पहले आपने उपचुनाव देखे, उससे पहले आपने लोकल पोल्स देखे थे, कैसे चीरहरण हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश को तो इन्होंने एक फैक्ट्री बना के रख दिया अपने एक्सपेरिमेंट की, किस तरह से चुनाव में लूट करके आप चुनाव जीत सकते हैं। उत्तर प्रदेश से बेहतरीन एग्जाम्पल शायद आपको देखने को नहीं मिले। देखिए आपने देखा मीरापुर में देखा किस तरह से पिस्तौल तान दी गई महिलाओं के ऊपर, उन्होंने वोट करने से रोका गया। किस तरह से कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा कर दिया गया उत्तर प्रदेश में कि आप वोट करने जाएंगे, आपने बूथों को पहचाना और वहाँ पे आपने इस तरह का व्यवहार किया। दूसरा, सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे। अरे आपके सहयोगी ने तो 2-2 सीट मांगी थी, आप भूल क्यों जाते हैं? आरएलडी ने आपसे 2 सीट मांगी, अपना दल ने 2 सीट मांगी, राजभर भी मांग रहे थे, आपने किसको कितनी सीटें दे दी? जो आप हमारी और कांग्रेस की बात करें, हमारा तो आपस में शीर्ष नेतृत्व की बात हो गई और उसके बाद हम जिस तरह से चुनाव लड़े। लेकिन चुनाव प्लेइंग फील्ड पे तो लड़ा जाए। जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, ये जो चार्ज है कर रहे हैं वो एक नहीं, लेकिन आप ये बताएं तो आप भी करप्शन है। तो आप ये मानते हैं जो ईवीएम पर आरोप कांग्रेस लगा रही है उसका साथ अब सपा भी दे रही है? देखिए इस इशू पर मैं उस पे एक और मुद्दे पे मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए। एक और बात, हमने इलेक्शन कमीशन से मैंने खुद 5 से 7 आरटीआई में जवाब मांगा है, जून से लेकर अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि लगभग 1% 64 लाख वोट्स इनवैलिड वोट्स हैं या ब्लैंक वोट्स करके उन्होंने शो किया है। उन्होंने आज तक ये जवाब नहीं दिया आपने ये इनवैलिड वोट्स या ब्लैंक वोट्स हैं वो किस आधार पे दी? 64 लाख। इससे पहले आपको मालूम है मारिया जी, लगभग 4 लाख 5 लाख हद थी इनवैलिड वोट्स की, और मैं 5 से 7 आरटीआई दे चुका हूं। अभी तक मुझे इलेक्शन कमीशन यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लोकल जिले पे घुमा रहा है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं दिया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो पंकज भाई ने भी कहा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, उनका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा और आपको प्लेइंग फील्ड बनानी पड़ेगी, और उसके बाद आप देखेंगे आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से धराशायी होती है। चलिए आरपी सिंह साहब इसका जवाब दे दीजिए। साथ में भी जोड़ कि इनवैलिड वोट बैलेट के टाइम तो होते थे कि भाई 2 जगह निशान लगा दिया, और गलत लगाई टेढ़ी। अब मशीन में तो बटन दबेगा। बिल्कुल। अब बटन मान लीजिए मैं बीजेपी को वोट देना चाहता हूं, अब मैंने बटन कांग्रेस से दबा दिया तो गलत वोट तो हो जाएगा, लेकिन वोट तो पड़ जाएगा। इनवैलिड मशीन में कैसे होता है वोट? बिल्कुल, नोटा तो होता है। सवाल जवाब आप देंगे, यही सवाल इसी बात पूछा पर भी गया एक हुआ है। छोटा सा ब्रेक और फिर से वापस आते हैं और आरपी सिंह साहब उसका जवाब देंगे। ब्रेक से पहले सारे सवाल आरपी सिंह साहब से थे, तो इसलिए आरपी सिंह जी आप जवाब दीजिए। ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, इलेक्शन प्रोसेस पे सवाल उठ रहे हैं। बात इलेक्शन प्रोसेस का जवाब तो इलेक्शन कमीशन देगा,
और इनवैलिड वोट होते हैं, इस प्रोसेस में इनवैलिड वोट होते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु जो मूल बात जो खड़गे साहब ने, कि मैं पढ़कर सुनाता हूँ, खड़गे साहब ने जो कहा, हर हाल में एक बने रहे, पार्टी के पास अनुशासन का भी हथियार है, वो धमका रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि अपने साथियों को किसी बंधन में डालें। इसलिए सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि कांग्रेस पार्टी की जीत में ही हम सबकी जीत है और हार में सबकी हार है, पार्टी की ताकत से ही हमारी ताकत है। मतलब इतनी पुरानी पार्टी, उसको ये सब कहना पड़ रहा है आज। मतलब उनका इनडिसिप्लिन है, वो इनडिसिप्लिन पे एक्शन लेने की बात भी नहीं कर पा रहे। वो कह रहे कि हमारे पास, हम बंधन में नहीं डालना चाहते। तो क्या कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है ऊपर की लीडरशिप में। तभी तो मतलब कमलनाथ की कैसी मत हो सकती है अखिलेश को, कि अखिलेश कौन होता है। मतलब ये सब इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो कमांड कंट्रोल है उसमें भी दिक्कत है और नीचे भी दिक्कत है उसके चलते हुए। नहीं तो जो सचिन पायलट की हालत है, जो सचिन पायलट के साथ जो किया गया, जो नीचे बाकी लीडरशिप, सेकंड लीडरशिप के साथ जो हो रहा है, हमको तो चुभ रहा है कि विपक्ष मजबूत हो, हम तो चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो। परंतु अगर इसी में खुश रहना चाहते हैं कि हम 4 में से 2 जीत गए, बधाई हो साहब, आपको बहुत बहुत अच्छी बधाई हो आपको। और जम्मू में आपकी जानकारी, हम 29 सीटें जीते हैं और झारखंड में भी आपसे ज़्यादा सीटें जीते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु चलिए, अरे हाँ, गठबंधन में आपकी गठबंधन में हालत क्या थी? बहुत जगह अमरुद्दौला ने आपको शीशा दिखा दिया वहां पर, आपका मंत्री तक नहीं लिया। आरपी भाई साहब, बहुत राज्यों में आपकी सरकार है जहां का एक विधायक नहीं है। सुन लीजिए, और ममता बनर्जी ने तो आपका एकमात्र विधायक जीता था सागर डिग्री से, उसको भी तोड़कर अपनी पार्टी ज्वाइन करा ली थी। वो समझ लीजिए, और आपको हाशिए पे आज ममता बनर्जी ने आपको हाशिए पे खड़ा कर रखा है। और सुनिए, अखिलेश यादव ने भी, हाँ नहीं, अखिलेश यादव ने तो बता ही दिया इस बार 9 की 9 सीटों पे। परंतु जो हाल केरल में भी है, केरल में भी अपने दम के ऊपर चुनाव नहीं जीते, जमात का समर्थन आज चला लीजिए, आज इनकी हालत दिख जाएगी क्या क्या नहीं वहां पर। उसके बिना आप अरे बात थोड़ा सच है। अरे आपके प्रियंका वाड्रा के, रायबरेली में भी जमात समर्थन, वाड्रा के अंदर जलसे के अंदर वहां पर एक झंडा नहीं था कांग्रेस पार्टी का। केएल शर्मा ने अमेठी में स्मृति ईरानी को जमात से हरा दिया। जो मूल बात है, बात बिना हिंदू मुसलमान की आपकी कोई बात ही नहीं हो सकती। सुन तो लीजिए ना, मूल बात है ईवीएम में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है जो इनके जो लीडरशिप की जो ईवीएम है उसमें वेल फंक्शनिंग है। चलिए ईवीएम आपको बताना चाहिए था। अडवाणी साहब के अफसर आपने कहा, हाँ सुनिए, आपने किताब की बात करी। अरे हाँ सुन लीजिए सर, एक मिनट सुन लीजिए, वो किताब का पेज नंबर 78 पढ़ लीजिए। एक मिनट मैं अरे सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए, अरे सर सुन तो लीजिए ना, एक मिनट। आपने कहा आप किताब जो ब्लॉग्स लिखे हैं उन्होंने, डेमोक्रेसी एट रिस्क, डेमोक्रेसी, अरे सुन लीजिए ना, डेमोक्रेसी एट रिस्क किताब है, उसका पेज नंबर 78 पढ़ लीजिए। उसमें वीवीपैट की बात, उसमें वीवीपैट नहीं, वीवीपैट 2011 में आ गया था साहब, उन्होंने 2012-13 तक झंडा बुलंद किया। अरे सर सुनिए ना, आप गलत बयान मत दीजिए। उन्होंने 2011 में पेपर बैलेट, 2012 और 13 पेपर ट्रेल की बात करी है उसके अंदर, उन्होंने पेपर ट्रेल की बात करी है। नहीं, मैं ब्लॉग्स भेज दूंगा आज है और आप लोग कोशिश कर चुके हैं। वो आप एक वो आप जो गलत बात कर रहे हैं था ना, ईवीएम के हैकाथन करा। नहीं, ईवीएम आप पकड़ रहे हैं सिर्फ एक किताब को जो उन्होंने ब्लॉग्स लिखे, और 2011 में वीवीपैट आ चुका था, आप उसके बाद लड़े हैं। 2012 और 13 में आपने एलजेपी पार्टी को जो दिमागी ईवीएम है उसमें दिक्कत है, वहां मैल फंक्शनिंग हो गई है। नहीं, आपकी दिक्कत यह है कि आपको हर चीज पे यू टर्न लेना होता है। आपकी दिक्कत यह है कि आपको हर चीज पे यू टर्न लेना होता है। जब आप विपक्ष में होते हैं कुछ और बोल रहे होते हैं, जब पक्ष में होते हैं तो कुछ और बोल रहे होते हैं। देखिए, जो लोग मंदिरों और मस्जिदों की बात करते हैं उनके दिमाग में तो प्रॉब्लम है। बटेंगे कटेंगे नारा देते हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ बटेंगे, मैं आज कह रहा हूँ इस मंच पे कह रहा हूँ, मुकाबला के मंच पे कह रहा हूँ, बटेंगे कटेंगे बिल्कुल ठीक नारा है। एक है तो सिर्फ बिल्कुल ठीक नारा है, डिवाइडेड भी ये इस देश को बर्बाद करने वाला नारा है। देश को तोड़ना नहीं है, देश को सबको एक साथ करना है, सांप्रदायिक रूप से देश को एकजुट रखना है। अरे तो पूरे भारतीयों को एकजुट करो ना, पूरा भारत एक है। ये क्या 80-20 करोगे तो बटेंगे कटेंगे यूनाइटेड है। नहीं, तो उसमें तो आपका भी कांग्रेस के लिए भी अप्लाई होता है कि आप लोग यूनाइटेड रहिएगा। अरे तो जिस तरह से रेबल्स दिख रहा है, यूनाइटेड होना और कटेगा। अरे कौन काटेगा? मान लीजिए यूनाइटेड 2 लोग नहीं है इस देश में, वैचारिक वैभिन्न का सबको अधिकार है, नहीं है एक, मान लीजिए, तो काट डालेंगे आप। अरे हद हो गई, इस देश में सेना है, एक देश कटा है। अरे भाई सुनिए, ये देश कटा है, बाबर ने काटा देश को, क्योंकि हम एक नहीं थे। नहीं, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। विनोद अग्निहोत्री जी और रशीद किदवई, दो ऐसे प्रवक्ता हैं चलिए अब मैं प्रवक्ता से हट करके पत्रकारों पे जाऊंगी। ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने कांग्रेस को बहुत सालों से कवर किया है, इसलिए अब उन पर स्पॉटलाइट आनी चाहिए। विनोद अग्निहोत्री जी, सवाल ये है कि कांग्रेस का क्या ईवीएम में फॉल्ट है? मतलब उनके ही जो होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम में फॉल्ट है,
या फिर ईवीएम पर ब्लेम ज़्यादा कर रहे हैं? देखिए, ईवीएम को लेके मेरा तो ये कहना है, भैया मेरे पास तो कोई सबूत ऐसा है नहीं जिससे मैं ईवीएम के बारे में कोई सवाल खड़ा कर सकूं। ये जिम्मेदारी उन राजनीतिक दलों की है जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और अगर उनके पास सबूत है तो वो जनता के सामने लाएं और चलें। वो सारे विकल्प खुले हुए हैं, चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट और जनता की अदालत तक, उसमें रखें। तो क्योंकि हम लोग तो बाहर यहाँ बैठ करके ही बात करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि 2-3 सवाल ऐसे हैं जिन पर चुनाव आयोग को हमेशा अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जो एक रिपोर्ट आई थी एडीआर की, जो छोकर साहब का संगठन है, कि भाई पूरे वोट काउंट में फ़र्क है, और वो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े थे, उसका कोई क्रेडिबल उसका स्पष्टीकरण नहीं आया, जो कि होना चाहिए था कि अगर 75 वोट पड़े तो 80 कैसे काउंट हो गए। वोट घटते तो थे बैलेट पेपर के ज़माने में कि भाई कहीं बूथ लूट लिया गया, 100-200 वोट जो है फाड़ के फेंक दिए गए बैलेट पेपर, तो वोट पोल और वोट काउंट में फ़र्क हो जाता था कि घट जाते थे, बढ़ते तब भी नहीं थे। अब जो है कैसे हो गया, एक तो ये होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को दे सकता है जवाब। दूसरा, ये जो अभी परकाला जी ने लिखा है भाई आंकड़ों के साथ, अगर वाकई इसमें सच्चा, वो कांग्रेस पार्टी शायद वो इलेक्शन कमीशन ने बुलाया है 3 दिसंबर को उनके लोगों को, तो करेंगे बातचीत। हाँ, लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि ये चलती रहेंगी। लेकिन उसके पहले साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को अपने घर को भी दुरुस्त करना पड़ेगा। अभी रशीद भाई ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की वो रिपोर्ट कहाँ चली गई। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 2017 में मोदी जी जब 2014 जीत के आए थे, पूरे देश में मोदी जी का जलवा जलाल बरकरार था, बिल्कुल चरम पर। तब गुजरात का चुनाव हुआ था, और गुजरात के चुनाव में कांग्रेस जीतते जीतते हारी थी और भाजपा हारते हारते जीती थी। 99 पे आ गई थी भाजपा और 80 सीट पे कांग्रेस आ गई थी। वो बहुत बड़ा, वो स्पिरिट कांग्रेस गुजरात में कहाँ मेंटेन कर पाई। उसके बाद गुजरात को भूल गई कांग्रेस पार्टी, और न वहाँ ढंग का कोई प्रवक्ता, वो इंचार्ज, न कोई ढंग का वहाँ अध्यक्ष। और 2022 के चुनाव तक कांग्रेस पार्टी ने गुजरात को एकदम बैक बर्नर पे डाल दिया। नतीजा हुआ 17 सीट पे आ गई। तो इस तो तरह से ये जो चीजें हैं ना, कि जो अकेला, जहां आप अकेले लड़ते थे बीजेपी से, जहां आप 2017 में, मतलब मोदी जी ने कितनी मेहनत की थी, आप देखिए उस चुनाव में, जब वो सी प्लेन से उड़े और सब किया, और उसके बावजूद अहमदाबाद में मैंने भी कवर किया है वो। 99 पर लाए। यानी अगर आप उस स्पिरिट को मेंटेन रखते तो हो सकता है 2022 में मुकाबले पे होते। रशीद भाई, 30 सेकंड। इस तरह की चीजें जी। हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में कोई आपका डिजाइन नहीं है, जो कांग्रेस यूपी के वर्किंग बारे में कोई कमेटी, डिजाइन नहीं है, कोई डिजाइन नहीं, बहुत सारे स्टेट्स कुछ में। नहीं, बिहार के कांग्रेस बारे में वर्किंग ये कमेटी में चीजें बोलने के बाद ठीक करनी आगे क्या पड़ेगी। होगा कांग्रेस का? हमारे बहुत साफ बात है, जो कथनी और करनी में जो अंतर है, जो विरोधाभास है, उसे कांग्रेस को खत्म करना चाहिए। खड़गे जी बार बार अनुशासन की बात करते हैं। कोई इस पैनल में या कोई भी, आप भी बहुत सक्रिय पत्रकार हैं, बता दें कि पिछली बार कांग्रेस की जो सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमेटी वो कब मिली? क्या वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मामले में मिली? क्या वो जो छत्तीसगढ़ में जो झगड़ा चल रहा था भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव, उसके बारे में मिली? क्या वो किसी राज्य में मिली? उसका केवल एक उदाहरण आया था, वो जब प्रदीप कौर को सस्पेंड करना था तब किया गया। बहुत से लोगों को, कांग्रेस के जानकारों को ये भी नहीं पता होगा कि सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमेटी में कौन कौन सदस्य हैं, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मीटिंग कब हुई थी। तो ये तमाम बातें हैं। देखिए, इसको आप हर चीज का जवाब, जैसे कह रहे हैं कि 2 राज्य जीत गए, अगर 2 राज्य जीत गए तो फिर वो 2 राज्य कांग्रेस से नहीं जीते हैं, उसके गठबंधन के लोगों ने जीते हैं, और कांग्रेस का दोनों जगह जो था प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था। तो इसलिए अगर करना चाहे, इच्छा शक्ति होनी चाहिए मारिया। अगर इच्छा शक्ति कांग्रेस में है, पॉलिटिकल विल की बात है, यहीं पर बात मुकाबला खत्म होता है, क्योंकि पॉलिटिकल विल रहेगा तो शायद रास्ता निकलेगा कांग्रेस पार्टी का भी, क्योंकि एक मजबूत ऑपोजिशन की जरूरत है एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप भाटी जी, आरपी सिंह, पंकज श्रीवास्तव जी, विनोद अग्निहोत्री और रशीद किदवई। मुकाबला में बात यहीं तक, अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे और नए इशू पे मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप कांग्रेस को पैरासाइट समझते हैं? देखिए, तो समझ का फेर है। मुझे नहीं लगता खड़गे साहब ने कुछ भी गलत कहा, और जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र होता है वो इस तरह के फैसले लेती है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिसमें 2 लोग फैसले ले रहे हैं। अभी हार की बात कर रहे थे आरपी सिंह साहब। खुद भारतीय जनता पार्टी भी 1980 के बाद 42 चुनाव हार के पहली बार उन्होंने जीत का स्वाद चखा था। उसी तरह से इन्होंने इलेक्शन कमीशन और ईवीएम की बात करी। आपके सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिसका झंडा बुलंद किए हुए थे 2009 से 13 तक, ईवीएम पे सबसे पहली आवाज़ उन्होंने उठाई, सबसे ज़्यादा उन्होंने लोगों को जोड़ा, सबसे ज़्यादा ब्लॉग लिखे, सबसे ज़्यादा
इसमें समाचार पत्रों में उन्होंने बयान दिए। तो ये सब तो आप कर रहे थे, और ईवीएम के साथ साथ चुनाव आयोग को भी आप उसी टाइम पे खरा-खोटी सुना रहे थे। तो ये सब चीज़ें तो आपने करी, आपकी विरासत है। हाँ, अब आपको ये नज़र आता है कहीं ना कहीं कि अगर कांग्रेस के अंदर या किसी अन्य पार्टी के अंदर वो किसी मुद्दों को उठा रही है, वो चाहती है कि क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको प्रमुखता मिले, क्योंकि वहाँ के लोगों की जो समस्या है वो उनको सामने आना बहुत ज़रूरी है। नहीं, लेकिन प्रदीप, जो अभी अखिलेश यादव का भी बयान आया है वो साफ तौर पे दिख रहा है कि 2027 में जब असेंबली इलेक्शन होगा तो वो भी किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। ममता बनर्जी अलायंस नहीं करना चाहती थी, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि एक लायबिलिटी बनती जा रही है कांग्रेस, ये भी एक सेंस है। नहीं, देखिए, ये आपका मानना हो सकता है। जब हम गठबंधन में हैं तो हमारी जो ताकत है, वो जो भी हमारे सहयोगी दल हैं उनसे हमारी ताकत बढ़ती है, और हर दल अपना आपस में गठबंधन करके वो अपनी ताकत बढ़ाता है। भारतीय जनता पार्टी के भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमसे ज़्यादा गठबंधन में वो हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी ताकत उनसे बढ़ती होगी। हालांकि उनको वो वेटेज नहीं देते हैं, और उस तरह का उनका उत्पीड़न और टाइम आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अलाइज का उत्पीड़न कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी आप देख लीजिए और देश में भी देख लीजिए। ये तो 240, ये तो इंडिया गठबंधन का कमाल है कि उनको थोड़ा सा वेटेज मिलने लगा, उनकी पूछ होने लगी। अदरवाइज उससे पहले तो एनडीए की गठबंधन की मीटिंग तक नहीं बुलाते थे, उन्हें पूछते नहीं थे। ये तो आपने 2024 के चुनाव से पहले उनके मीटिंग्स होनी देखी, और उसके बाद उन्होंने जब 240 पे रह गए तो फिर विनोद अग्निहोत्री जी, मैं आऊंगी क्योंकि अभी चर्चा बहुत सारे इश्यूज पर होगी, लेकिन खरगे जी ने किस तरफ इशारा किया? खरगे जी ने एक ओवरऑल बात कही है, जो बात हम लोग सब लोग एक जर्नलिस्ट के रूप में भी कहते रहे हैं, कि उन्होंने कहा कि पार्टी में बदलाव की ज़रूरत है। वो बदलाव का मतलब कार्यशैली में बदलाव की ज़रूरत है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की ज़रूरत है। और जो कांग्रेस पार्टी, मैं बार बार कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में एक फ़र्क है। बीजेपी जब इलेक्शन होता है तो पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है, कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, नेता चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी में क्या है कि कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, पार्टी एज ए पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। पार्टी वायनाड में चुनाव लड़ती है? नहीं, वायनाड नहीं, पार्टी वहां भी कैंडिडेट ही लड़ा, प्रियंका गांधी लड़ी है। नहीं, उसके साथ पूरा फोकस था वायनाड। पार्टी का मतलब आप समझिए, पार्टी का मतलब ये है, ऑर्गेनाइजेशन। पार्टी का मतलब, अगर मान लीजिए गोरखपुर में चुनाव हो रहा है तो गोरखपुर की पार्टी इकाई पार्टी की तरह लड़े, ये मतलब है। ये जरूरी नहीं है, नहीं दिखता जैसे लेकिन उसमें इकाई भी तो होनी जरूरी है। इकाई जो भी है ऐसा तो है नहीं, मैं तो एक नाम लिया, कई जगह मध्य प्रदेश में सब जगह इकाई है, गुजरात में और राजस्थान में इकाई है। लेकिन कांग्रेस की समस्या ये हो जाती है कि जो वहाँ पार्टी वाली मानसिकता, कोर्ट, एक पार्टी कोर्ट, यानी आइए, खाइए, पीजिए और चल दीजिए। बारात जैसे होती ना, भाई राहुल जी आए, खरगे जी आए, रैली है, सारे नेता आ जाएंगे जिले के, फोटो खिंचाएंगे, दाएं बाएं घूमेंगे, और जब राहुल जी और खरगे जी और प्रियंका जी चले गए तो वो अपने अपने घर चले गए, कैंडिडेट लड़े चुनाव। बीजेपी में क्या है, बीजेपी में ये है कि एक बार तय हो गया, आरपी सिंह जी मान लीजिए चुनाव लड़ रहे हैं, इनके खिलाफ अगर कोई पार्टी में रिबल है तो पूरी पार्टी उसको मनाने में लग जाती है, फिर उसको समझा दिया जाता है। अगर कोई रिबल मान लीजिए नहीं मानता है तो भी पूरी पार्टी अपने ऑफिशियल कैंडिडेट साथ मिलकर लड़ती है। हरियाणा में 17 रिबल जो है लड़े, एक को मनाने की कोशिश नहीं हुई, किसी ने फोन तक नहीं किया भाई। मतलब इतना ज्यादा अहंकार था या ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम तो जीत ही रहे हैं। एक बड़े नेता ने आज मुझे बताया, कांग्रेस के बड़े नेता ने, कि उन्होंने हुड्डा जी से कहा कि भाई कुछ बात कीजिए। बोला नहीं, हम लोग तो चुनाव जीत ही रहे हैं, क्या दिक्कत है, लड़ने दो उनको। वैसे ही उन्होंने मध्य प्रदेश में भी सोचा। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप संगठन, तो खरगे जी का इशारा ये है कि भाई संगठन की तरह आप काम करिए, आप व्यक्ति की तरह काम न करिए। कांग्रेस में यही दिक्कत है कि जो नेता है वो अपनी पॉलिटिक्स की चिंता करते हैं, पार्टी की चिंता नहीं करते। अब मैं उदाहरण, हरियाणा का चुनाव था, शैलजा जी अपनी चिंता कर रही थी, हुड्डा जी अपनी चिंता कर रहे थे, सुरजेवाला जी अपने बेटे के चुनाव में लगे हुए थे। पार्टी कहाँ थी वहाँ? सारी जिम्मेदारी के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुनाव जिताने की है या सोनिया गांधी की है। पार्टी बीजेपी में मोदी जी और अमित शाह करते हैं मेहनत, लेकिन पार्टी नीचे तक मेहनत करती है। तो वो डिसिप्लिन नहीं है। एक वर्कर तक जो है वहाँ लगता है, मेहनत करता है, वहाँ उनके केंद्रीय मंत्री जिम्मेदारी दी जाती है, लगे रहते हैं सारे। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी हरियाणा की, अभी तक क्या कोई रिपोर्ट आई है फैक्ट फाइंडिंग की? या 5 साल, जब 4.5 साल हो जाएंगे तब आएगी रिपोर्ट, शायद आएगी भी नहीं आएगी। और सुन लीजिए एक चीज मारिया जी, उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें है कौन कौन? वो नेता हैं जो अपने राज्यों में चुनाव हार चुके हैं।